गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादातर कंपनियां अपना बजट कैसे बनाती हैं, वो पिछले साल के बजट को देखती हैं और कहती हैं ठीक है, इस पे 10% और जोड़ दो। हाँ। ये एक तरह की कॉर्पोरेट मसल मेमोरी है जो सालों साल चलती रहती है। लेकिन क्या हो अगर हर साल आप उस बजट को पूरी तरह से फाड़ के फेंक दें और एक कोरे कागज से शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल। यही वादा है और शायद यही खौफ है जीरो बेस बजटिंग का। जेडबीबी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले साल क्या खर्च किया था। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आज इस साल आपको हर एक रुपए का हिसाब देना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि आपके डिपार्टमेंट, आपकी टीम और आपके प्रोजेक्ट का आज भी वजूद क्यों होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ अकाउंटिंग की एक टेक्निक नहीं है, नहीं। ये तो हर साल ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डालने जैसा है। ये कंपनी को हर साल ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम असल में आज किस बिजनेस में हैं, और बजट की हर लाइन आइटम उस भविष्य के लिए एक वोट बन जाती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जीबीबी का ये वादा कितना सच है और इसकी कीमत क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना सुनने में क्रांतिकारी लगता है उतना ही इसे लागू करना मुश्किल है। ये एक धारदार औजार है जो या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को तराश कर फुर्तीला बना सकता है या फिर उसकी आत्मा को ही जख्मी कर सकता है। चलिए तो फिर इस वादे से ही शुरू करते हैं। जब सब कुछ शून्य से शुरू होता है तो सबसे पहला और साफ असर कहाँ दिखता है? जाहिर है लागत पर। यहां से ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, और ये असर तुरंत दिखता है क्योंकि ये मैनेजर्स को आदतन खर्च करने से रोकता है। कई खर्चे ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं सालों से बजट का हिस्सा बने हुए हैं, किसी को याद भी नहीं कि वो शुरू क्यों हुए थे। हमारे पास इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक बड़ी कंपनी थी जो हर साल मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर लगभग 50,000 रुपए खर्च कर रही थी। 50,000? हाँ, और सालों से ये होता आ रहा था। किसी ने सवाल नहीं किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसे मिस्क एक्सपेंसेस में डालकर पास कर देता था। लेकिन फिर जेडबी लागू हुआ। हाँ, अब उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक डिसीजन पैकेज बनाना था जिसमें उन्हें ये जस्टिफाई करना था कि ये 50,000 क्यों जरूरी हैं। और ये साबित करने के लिए उन्हें ये देखना पड़ा कि इन मैगजीन को पढ़ता कौन है। और पता चला कि कोई नहीं पढ़ता था, वो बस रिसेप्शन एरिया में पड़ी रहती थी। एग्जैक्टली। और वो खर्चा तुरंत बंद हो गया। अब 50,000 शायद एक बड़ी कंपनी के लिए छोटी रकम हो, लेकिन सोचिए कि ऐसे कितने मैगजीन सब्सक्रिप्शन वाले खर्चे एक ऑर्गेनाइजेशन में छिपे होते। जेडबी एक फाइनेंशियल एक्सरे की तरह काम करता है जो इन सब छिपे हुए खर्चों को उजागर कर देता है। तो जब आप इस तरह से पैसे बचाते हैं तो ये सिर्फ सेविंग नहीं होती, आप असल में कैपिटल को फ्री अप कर रही हैं। हाँ। और फिर अगला सवाल उठता है, इस बचे हुए पैसे का अब सबसे बेहतर इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? और यहीं से बात सिर्फ कॉस्ट कटिंग से आगे बढ़कर रिसोर्स एलोकेशन पर आ जाती है। और ये जीबीबी की असली स्ट्रेटेजिक पावर है। पारंपरिक बजटिंग में पैसा वहां जाता है जहां वो हमेशा से जाता रहा है। अगर मार्केटिंग को पिछले साल 1 करोड़ मिले तो वो इस साल 1.1 करोड़ की उम्मीद करेंगे। हाँ, ये तो तय ही होता है लगभग। लेकिन जीबीबी में ऐसा नहीं होता।
मार्केटिंग को यह साबित करना होगा कि उन्हें 1.1 करोड़ क्यों चाहिए, और उसी समय हो सकता है R&D डिपार्टमेंट के पास एक ऐसा ब्रेक थ्रू आइडिया हो जिसमें भविष्य बदलने की क्षमता है, लेकिन उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा। तो ZBB उस डायनामिक को बदल देता है। पूरी तरह से ये मैनेजमेंट को ये फैसला लेने की पावर देता है कि इस साल हमारी प्रायोरिटी R&D है, इसलिए फ्री अप हुआ कैपिटल वहां जाएगा। पैसा आपकी आदतों के हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी आज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है। मतलब ये विभागों को आपस में compete करने पर मजबूर करता है। हाँ, लेकिन ये एक हेल्दी कंपटीशन है। ये इस बात पर होता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या इससे मैनेजर्स पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता? एक तरफ तो आप उन्हें अपना काम करने के लिए कह रही हैं और दूसरी तरफ हर साल उन्हें अपनी टीम के वजूद को ही जस्टिफाई करने के लिए कह रही हैं। क्या ये एम्पावरमेंट है या सिर्फ पेपर वर्क का बोझ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ZBB को लागू कैसे किया जाता है। अगर इसे सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक बोझ बन जाता है और मैनेजर्स डिफेंसिव हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इसे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल के तौर पर पेश किया जाए तो ये मैनेजर्स को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। मतलब वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के हेड नहीं रहते, बल्कि अपने डिपार्टमेंट के CEO बन जाते हैं। सही पकड़ा। उन्हें सोचना पड़ता है, अगर ये मेरा अपना पैसा होता तो मैं इसे कहां लगाता, मैं किस एक्टिविटी को बंद करता और किसे डबल डाउन करता। अच्छा। जब आप मैनेजर्स को इस तरह सोचने पर मजबूर करते हैं तो इनोवेशन की गुंजाइश अपने आप पैदा हो जाती है। वो लागत कम करने के या उसी पैसे में ज्यादा काम करने के नए नए तरीके खोजने लगते हैं। ये एक लगातार सुधार का कल्चर पैदा करता है। तो अगर ये इतना शक्तिशाली है, हर कंपनी से क्यों नहीं अपना लेती? जाहिर है इसकी कुछ खामियां भी होंगी और मुझे लगता है कि असल कहानी उन्हीं चुनौतियों में छिपी है। बिल्कुल, क्योंकि ZBB को कागज पर समझाना बहुत आसान है, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करना बेहद मुश्किल। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और महंगा है। मतलब आप लागत बचाने के लिए पहले बहुत लागत लगा रही हैं। हाँ, ये एक विडंबना है। सोचिए, हर मैनेजर हर छोटे बड़े खर्च के लिए डिटेल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, उसे जस्टिफाई कर रहा है, फिर मीटिंग्स में उसे डिफेंड कर रहा है। ओहो। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हर साल ये करना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने घर के अलमारी साफ कर रही हैं। पहली बार करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा पुराना सामान निकलता है। हाँ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको हर हफ्ते ये करना है तो आप पागल हो जाएंगी। बहुत अच्छा एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही है। ZBB उस पहली गहरी सफाई जैसा है। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसे हर साल उसी इंटेंसिटी से करना थका देने वाला हो सकता है। तो फिर कंपनियां क्या करती हैं? इसीलिए कई कंपनियां फुल ZBB हर साल करने के बजाय हर 3 से 5 साल में एक बार करती हैं, या फिर इसे सिर्फ कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स पर लागू करती हैं। और फिर इसका मानवीय पहलू भी है। जब आप अनाउंस करती हैं कि कंपनी ZBB लागू कर रही है तो एम्प्लॉइज के बीच क्या मैसेज जाता है? मैसेज तो यही जाता है कि अब नौकरियां खतरे में है। हाँ, और ये ZBB का सबसे बड़ा चैलेंज है, एम्प्लॉय पुशबैक। जैसे ही ये शब्द सुनाई देता है, लोगों में असुरक्षा की भावना आ जाती है। मैनेजर्स को डर लगने लगता है कि उनका बजट कट जाएगा, उनकी टीम छोटी हो जाएगी, या उनके डिपार्टमेंट का रुतबा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ये डर एक बहुत ही टॉक्सिक कल्चर को जन्म दे सकता है ना, जहां कोलैबोरेशन की जगह इंटरनल पॉलिटिक्स ले लेती है। सही बात है। विभाग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे के बजट प्रपोजल्स में खामियां ढूंढने लगते हैं। लोग जानकारी छिपाने लगते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट ज्यादा आकर्षक लगे। एक हम बनाम वे की मानसिकता बन जाती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहर की तरह है। इसे टॉप लीडरशिप से बहुत ही मजबूत और साफ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ये समझाने के लिए कि ZBB का मकसद लोगों को निकालना नहीं, बल्कि रिसोर्सेज को सही जगह लगाना है। और एक व्यवहारिक दिक्कत भी है। कुछ खर्चे तो तय होते हैं, जैसे ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, बीमा। हाँ, क्या हर साल ये साबित करने की जरूरत है कि हमें किराया देना पड़ेगा? ये तो समय की बर्बादी लगती है। सही बात है, और यहीं पर ZBB की समझदारी भरी इंप्लीमेंटेशन आती है। ज्यादातर विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि ZBB को हर खर्च पर लागू नहीं करना चाहिए। अच्छा। इसे सिर्फ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर लागू करना चाहिए, यानी वो खर्चे जिन पर मैनेजमेंट का नियंत्रण होता है। किराया या तनख्वाह जैसे स्टेबल खर्चों को जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है।
डिस्क्रेशनरी और इसेंशियल के बीच की लाइन अक्सर बहुत धुंधली होती है। जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग को आप कहाँ रखेंगी? और यही ZBB का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है जिसने कई कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है। ZBB की प्रकृति ही शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग पर फोकस करने की है। हाँ, ये तो है। इस दबाव में मैनेजर सबसे पहले उन्हीं चीजों पर कैंची चलाते हैं जिनका फायदा तुरंत नहीं दिखता। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग, ये सब सबसे पहले शिकार बनते हैं। एग्जैक्टली। आप इस तिमाही में ट्रेनिंग बजट काट कर अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखा सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा? तब तक तो मैनेजर बदल चुका होगा शायद। हो सकता है, पर कंपनी का क्या होगा? आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स पुरानी हो जाएंगी, आपकी कंपनी इनोवेशन में पिछड़ जाएगी और आपका ब्रांड इररेलेवेंट हो जाएगा। ZBB आपको आज के खर्चों के बारे में बहुत अनुशासित बनाता है, लेकिन ये आपको भविष्य के लिए अंधा भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 3G कैपिटल है, जिन्होंने क्राफ्ट हाइंस जैसी कंपनियों में ZBB को बहुत आक्रामक तरीके से लागू किया था। हाँ, वो ZBB की केस स्टडी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने ZBB का इस्तेमाल करके कंपनी से अरबों डॉलर की लागत कम की, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स आसमान छूने लगे। वॉल स्ट्रीट उनसे बहुत खुश था। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने R&D में भारी कटौती की, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लगभग रोक दिया और इनोवेशन पे खर्च करना बेसिकली बंद कर दिया। और उसका नतीजा? कुछ सालों बाद जब ग्राहकों का टेस्ट बदला और बाजार में नए हेल्दी ऑप्शंस आ गए, तो क्राफ्ट हाइंस के पास कोई जवाब नहीं था। उनके ब्रांड्स पुराने लगने लगे और उनकी सेल्स गिरने लगी। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बलि चढ़ा दी। बिल्कुल, ये ZBB का अंधेरा पक्ष है। ये आपको इतना ज्यादा आज पर फोकस करवा सकता है कि आप कल की तैयारी करना ही भूल जाते हैं। ये दिखाता है कि ZBB को लागू करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक विजडम की भी जरूरत है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस लागत को काटना है और किस लागत को भविष्य के लिए एक निवेश समझना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ZBB एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये कॉर्पोरेट इनर्शिया को तोड़ने, बर्बादी को खत्म करने और हर रुपए को जवाबदेह बनाने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। और दूसरी तरफ अगर इसे बिना सोचे समझे या बहुत आक्रामक तरीके से लागू किया जाए तो ये एक बेहद जटिल, महंगी और डीमोरलाइजिंग प्रोसेस बन सकती है। ये आपके कर्मचारियों के बीच डर पैदा कर सकती है और आपकी कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन को खत्म कर सकती है। तो ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिसे आप बस प्लग इन प्ले कर सकती हैं। इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि ऑर्गेनाइजेशन इसे कैसे अपनाता है। हाँ, क्या लीडरशिप इसे सिर्फ लागत कम करने का एक तरीका मानती है या फिर स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का एक जरिया? बिल्कुल। असल सवाल ये नहीं है कि ZBB अच्छा है या बुरा। असल सवाल ये है कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन इसे संभालने के लिए यथेष्ट मैच्योर है? क्या आपके पास एक ऐसी लीडरशिप है जो शॉर्ट टर्म प्रेशर के आगे झुककर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नहीं काटेगी? अगर जवाब हाँ है तो ZBB वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। अगर नहीं तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ZBB एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करता है कि वो हर खर्च को तर्क और डेटा के आधार पर सही ठहराए। ये एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनोवेशन और क्रिएटिविटी अक्सर तर्क से नहीं बल्कि इंट्यूशन, प्रयोग और यहाँ तक कि पागलपन से जन्म लेती हैं। तो सवाल ये है, क्या एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है, क्या हम गलती से उन विचारों को भी खत्म कर देते हैं जिनका ROI तुरंत नहीं दिखता लेकिन जिनमें दुनिया बदलने की क्षमता होती है?